ओके गाइस, सो आज के वीडियो की स्टोरी टाइम वीडियो होने वाले है जिसमें आज आप सभी को बताने वाला हूँ कि हाउ आई एक्चुअली गॉट माय फर्स्ट हाई पेइंग क्लाइंट एज अ थंबनेल डिज़ाइनर। क्या मैंने स्टेप्स फॉलो किए, क्या मेरी प्रोसेस रही, सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ, जिससे जो भी थंबनेल डिज़ाइनर इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनको बहुत ही वैल्यूबल इंसाइट्स मिलने वाली हैं इस वीडियो से। सो मेक श्योर वॉच दिस वीडियो टिल द एंड बिकॉज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल होने वाली है उन लोगों के लिए जो सीरियसली लेते हैं थंबनेल डिज़ाइनिंग को। एंड इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। वेल, मेरा नाम है सचिन राजा पता। हम इस चैनल पर करते हैं बिल्कुल रॉ, रियल एंड प्रैक्टिकल टॉक। कोई दूर की बात नहीं, कोई फालतू बकवास नहीं, सीधी टू द पॉइंट बातें करते हैं। चलो वीडियो में बढ़ते हैं आगे। और तो स्टोरी को ना बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और बातें आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले की। और उस पॉइंट तक ना मेरे को फ्रीलांसिंग करते हुए ऑलमोस्ट 4, 4.5 महीने हो चुके थे। ठीक है, सो दैट टाइम आई वाज वर्किंग विद वन ऑफ माय क्लाइंट जो कि कैलिफोर्निया से था और वो एक कंपनी में, एक फाइनेंस कंपनी थी, उसमें वो को फाउंडर था। ठीक है, तो उसका एक सेपरेट यूट्यूब चैनल भी था जहां पर मैं उसके साथ एज अ थंबनेल डिजाइनर वर्क कर रहा था। ठीक है, और उसके साथ वर्क करते हुए मेरे को ऑलमोस्ट 1.5 मंथ हो चुका था, मतलब 1.5 या 2 महीने हो चुके थे उसके साथ, उसके साथ वर्क करते हुए। ठीक है, तो हुआ क्या कि 2 महीने के बाद ना उसका प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो डाउन हो गया, मतलब उसके बाद उसका कोई अपडेट नहीं आ रहा था वर्क का। तो क्या हुआ, मैंने स्लैक पर उससे जस्ट पूछा कि इज देयर एनी अपडेट ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो उसके बाद ना उसका मेरे पास ये वाला रिप्लाई आता है जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, उसमें ये मेरे से बोल रहा था कि जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है, बट आई हैव अ न्यू वर्क फॉर यू जो कि काफी बढ़िया हो सकता है और उसके लिए मैं आपको ईमेल सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को लगा कोई यूट्यूबर वगैरह ही होगा जिससे ये मेरे को रेफर कर रहा होगा। ठीक है, तो मैं फिर क्या होता है कि उसके 1-2 घंटे बाद ना इसका मेरे पास ईमेल आता है और उस ईमेल में ना ये जो मेरा क्लाइंट था ना वो मेरे को एक टीम से इंट्रोड्यूस करवा रहा था। उस टीम में 4-5 लोग थे, तो मेरे को लगा भाई कोई यूट्यूबर वगैरह होगा और वहां पर ये मेरे को इंट्रोड्यूस करा रहा है। ठीक है, मेरे को ऐसा शुरुआत में लग रहा था। ठीक है, ऐसा है नहीं, वो आपको आगे पता चलेगा, ऐसा था नहीं। तो मैंने उसमें मेल पढ़ा, मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ। ठीक है, उसमें ये मेरी काफी तारीफ वगैरह कर रहा था उनको इंट्रोड्यूस करवाते टाइम, और तारीफ तो भाई करेगा ही बिकॉज उसके साथ मैंने काफी अच्छा काम किया था, उसको काफी अच्छे रिजल्ट्स दिए थे, तो तारीफ करना तो उसके लिए बनता ही था। और काफी अच्छी चीजें वो मेरे बारे में बोल रहा था वहां पर, वो मेरे को इंट्रोड्यूस करा रहा था और मेरे को उनसे इंट्रोड्यूस करवा रहा था कि ये कोई है, ये वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें हुई तो मेरे को लगा कि भाई ये टीम कौन है, मतलब मैंने अच्छे से देखा तो मेरे को पता चला कि भाई कोई ये यूट्यूबर वगैरह नहीं है, ये कोई कंपनी है। ठीक है, और उस पॉइंट तक भी मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ भाई कोई कंपनी होगी, नॉर्मल सी कंपनी होगी, मेरे को ऐसा लग रहा था। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि पूरा मेल पढ़ा, समझा, तो और उनकी कंपनी का नाम भी मेरे को पता चला। ठीक है, मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कंपनी का नाम बिकॉज आई एम स्टिल कनेक्टेड विद देम, तो बताना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, उनका कंपनी को ना गूगल पर सर्च किया और भाई साहब जब मैंने उस कंपनी को गूगल पर सर्च किया, वो जो कंपनी थी ना वो ऑस्ट्रेलिया की नंबर 1 फाइनेंस कंपनी थी। समझ रहे हो, मतलब उनके मल्टीपल ऑफिस थे ऑल ओवर द वर्ल्ड और कुछ ऑफिस इवन उनके इंडिया में भी थे। मेरे को लगा कि यार, मैं सोच रहा था भाई ये तो कोई नॉर्मल सी कंपनी होगी, ये तो भाई एक बड़ी कंपनी है भाई, मैं उसको नॉर्मल कंपनी समझ रहा था। और उस कंपनी का सीईओ डायरेक्टली मेरे से बात हो रही है उसकी, तो भाई मतलब मेरे लिए काफी शॉकिंग चीज थी। तो उस ईमेल के बाद तो फिर इनसे मेरी बातचीत होती है, फिर उसके बाद उस सीईओ का ही डायरेक्ट मेरे को मैसेज आता है उस ईमेल में ही, जहाँ पर सारे लोग कनेक्टेड थे। उसमें वो कुछ बोल रहा था, मेरे को एक्जैक्टली याद नहीं, मैं आपको उसका भी स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। ठीक है, तो उसमें वो बोल रहा था कि उनका कोई टीम मैनेजर होगा या फिर टीम मेंबर होगा, जो भी कोई है, तो उससे वो मेरी एक मीटिंग शेड्यूल करवाना चाह रहा था, उसे ये था। ठीक है, तो वहां पर उनसे मेरी काफी सारी चीजें बातचीत होती हैं इस ईमेल में। ठीक है, तो उसके बाद उनका कोई टीम मेंबर था, कोई मैनेजर था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ कोई था। तो उसके बाद मेरे का 2-3 दिन बाद ना उनके साथ मेरी एक जूम पर थी या फिर माइक्रोसॉफ्ट टीम के नाम से एक होता है ना प्लेटफॉर्म जहां पर हम वर्चुअल वो कर सकते हैं मीटिंग्स। तो वहां पर मैंने उसके साथ मीटिंग की 1 घंटे की, जहां पर मैंने सारी चीज उनको बताई और उनका सारा मैंने चीजें समझी कि ऐसा क्या प्रोजेक्ट है। वहां पर मैंने अपनी प्राइसिंग वगैरह उनको बताई, प्रोजेक्ट को समझा। और 1 घंटे मीटिंग के बाद ना मेरे को पता चला कि भाई ये कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज नॉट अ स्मॉल प्रोजेक्ट, दिस इज अ बिग प्रोजेक्ट। ऑब्वियस ही बात है भाई, उनका बड़ा प्रोजेक्ट होना ही था बिकॉज एक तो बड़ी कंपनी और उनके मल्टीपल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, लिंक्डइन पर है, इंस्टाग्राम पर है, ट्विटर पर है, यूट्यूब पर है, मतलब बहुत सारे हैं। तो वहाँ पर उनको वो ज़रूरत है वो सोशल मीडिया क्राउजल पोस्ट की, बैनर्स की और मतलब थंबनेल्स की तो भाई चाहिए ही होगी, ऑब्वियस ही बात है भाई। ठीक है, और एडिटिंग का भी वर्क था, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी भाई उनके लिए। तो मेरे को लगा कि भाई अकेला नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मैंने अपने सारे दोस्तों को भी अलर्ट किया कि भाई काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट आ चुका है एंड वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो फिर क्या होता है कि उनसे मीटिंग शेड्यूल होने के बाद और बातचीत होने के बाद फिर वो मेरे साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट करते हैं और उस व्हाट्सएप ग्रुप में ना 4 लोग थे, मैं था और उनका कोई सीनियर डिज़ाइनर था और उनका कोई एक टीम मैनेजर था और वो सीईओ था खुद। तो वहाँ पर क्या होता है कि उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो मेरे को अपनी ब्रांड गाइडलाइंस वगैरह शेयर करते हैं, कलर्स, ब्रांड फॉन्ट, जो भी सारी चीज़ें होती हैं उनको मेंटेन करने के लिए वो मेरे को प्रोवाइड करते हैं। और प्रोजेक्ट के बारे में मेरे को पता चलता है कि ये मेरे को बैच करके, मतलब बैच 1 बैच 2 करके वो मेरे को प्रोजेक्ट देने वाले हैं। तो फर्स्ट बैच में कुछ ऐसा था कि उसमें ना वो मेरे को 45 वीडियोज़ की प्लेलिस्ट देने वाले हैं जिनके थंबनेल्स मेरे को रीडिज़ाइन करने हैं। ठीक है,
और उनको आई थिंक मेरे को जहाँ तक याद है मैंने $40 से $45 उनको चार्ज किया था एक थंबनेल के लिए, जिसमें 2 ऑप्शंस में उनको प्रोवाइड करने वाला था, ठीक है। तो 45 वीडियोस का मैंने उनको कुछ बताया था कि इट वुड कॉस्ट अराउंड $1,500 समथिंग, ऐसे कुछ था। तो मतलब देखा जाए आप मतलब क्या एक्सपेक्ट करोगे, मतलब एक बंदा है यानी कि मैं, जिसे फ्रीलांसिंग करते हुए मतलब 5 महीने हो गए, लेट सपोज 5 महीने हो चुके हैं, वैसे देखा जाए तो 4-4.5 महीने हुए, लेट सपोज 5 महीने हो चुके हैं, और वो अब तक ये सोच रहा था कि भाई मैं तो एक फ्रीलांस थंबनेल डिजाइनर हूँ और मैक्सिमम मैं थंबनेल डिजाइनर मतलब एक यूट्यूबर्स के साथ वर्क कर सकता हूँ, लेकिन आई हैवंट एवर इमेजिन इन माय माइंड कि मैं एक दिन एक कंपनी के साथ वर्क कर रहा हूँ और बहुत अच्छी कंपनी के साथ उन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और इतना बड़ा प्रोजेक्ट मेरे को मिल चुका होगा, और वो भी इतना जल्दी। मेरे को पता था कि भाई मैं डिजर्व करता हूँ, लेकिन इतना जल्दी डिजर्व करता हूँ ये कभी नहीं सोचा था। तो बेसिकली देखा जाए तो मेरा सबसे पहला हाइपिंग क्लाइंट मुझे ना तो कोल्ड आउटरीच करके मिला, ना ही कोल्ड डीएम सेंड करके मिला, और ना ही किसी सोशल मीडिया का यूज करके मेरे को मिला था। ये मिला था मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक रेफरल से। और एक और चीज़ जो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जब मैं फ्रीलांसिंग कर रहा था ना उस टाइम मैं सुनता था कि भाई हाई पेइंग क्लाइंट्स होते हैं जो बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट उनके रहते हैं, उनकी चार्जेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और वो आपको काफ़ी अच्छा पे करते हैं। ये मैंने सिर्फ सुन रखा था और मैं सोचता था कि भाई हाई पेइंग क्लाइंट तक पहुँचने के लिए ना मेरे को तो भाई बहुत टाइम इन्वेस्ट करना होगा, मेरे पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, मेरे पास तो जस्ट 5 मंथ्स का एक्सपीरियंस है फ्रीलांसिंग में और डिज़ाइनिंग में, और मैंने कभी सोचा नहीं था, मैं सोच रहा कि बहुत टाइम लगेगा हाई पेइंग क्लाइंट तक पहुँचने के लिए। लेकिन जब आप कैपेबल होते हो ना, आप बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हो ना, तो अपॉर्चुनिटी तक पहुंचने के लिए आपको एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, जो कि मेरे साथ हुआ। मैंने अपने एक क्लाइंट के साथ अच्छा काम किया, उसको अच्छी सर्विसेज दी, उसके साथ अच्छा रिजल्ट उसको प्रोवाइड किया, तो उसको वो चीज अच्छी लगी और उसी वजह से उसी बेस पर उसने मेरे को रेफरल दिया। अगर मेरी लेट सपोज मेरी स्किल अच्छी नहीं होती, क्या वो मेरे को कभी रेफर करता? नहीं करता। लोग आपको रेफर तभी करते हैं जब उनको आप में दिखता है कि ये बंदा हमारे लिए हेल्पफुल रहा है, तो अगर हम इसको किसी को और को रेफर करेंगे तो वो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। तो एक चीज जो मैंने सीखी कि आप जब भी किसी भी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो ना, हमेशा रेफरल्स मांगो। काफ़ी लोग इतने शर्मीले होते हैं या फिर इतने डरपोक होते हैं या फिर वो कभी हेजिटेट करते हैं कि भाई अगर मैं इसे रेफरल मांग लूँगा ना तो शायद ये बुरा मान जाए या फिर ये मेरे साथ काम ना करे। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो अपने वर्क से और बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, वो लोग आपको बहुत ज़्यादा रेफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा रेफ़र करते हैं। मैंने अपने क्लाइंट से जस्ट 1 महीने बाद रेफरल मांगा था कि मैं ओपन हूँ न्यू वर्क के लिए, न्यू प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी को ज़रूरत है तो आप मेरे को रेफ़र कर सकते हो। लेट सपोज अगर मैंने उस इंसान से बोला नहीं होता कि मेरे को रेफरल दे दो या फिर ये सारी चीज़ें, तो वो ये जो क्लाइंट है, जो हाइपिंग क्लाइंट है, वो मुझे कभी नहीं मिलता। सो ऑलवेज आस्क फॉर रेफरल, अपने क्लाइंट से ज़रूर मांगो। बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं जिनको काफ़ी अच्छा फ्रीलांसिंग का मैं एक्सपीरियंस हो चुका है 6-7 महीने का। भाई मांगो, आपको पता नहीं है भाई कहाँ से क्या चीज़ आपके साथ हो जाए और गेम वहाँ से ही पलट जाए। मेरे लिए भाई गेम यहाँ से ना यहाँ तक पहुँच गया था इस क्लाइंट से। यू कैन इवन इमेजिन, मैं अपने वर्ड्स में भी एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि मैंने अपने इस क्लाइंट के साथ ना बहुत ही अच्छा एक रिलेशन बिल्ड किया, एक ट्रस्ट क्रिएट किया था मैंने, एक बॉन्डिंग बनाई थी बहुत ही अच्छी, जो कि बनानी होती है। जब ये होती है ना, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होता है अपने क्लाइंट के साथ, वो आपसे बहुत अच्छे से रिलेट कर पाता है, बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाता है। और जब ये चीजें होती है ना, तो उनके अंदर वो देखता है कि भाई ये हमारे लिए हेल्पफुल है, तो ये दूसरे बंदे के लिए भी हेल्पफुल होगा, दूसरे बिजनेस के लिए भी हेल्पफुल होगा। ये रिलेशन बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा, इसके बारे में मैं बहुत ही एक डिटेल वीडियो जरूर बनाऊंगा, उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन मैंने उसके साथ बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाया था, बिकॉज आई फील कि मेरी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो ये मेरे लिए हमेशा एक एडवांटेज रहता है मेरे लिए। हमेशा हर क्लाइंट के साथ मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के थ्रू ना बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस कर लेता हूँ, बहुत ही ज्यादा इंप्रेस कर लेता हूँ अपने क्लाइंट्स को। वैसे देखा जाए तो भाई स्किल भी मेरी काफी अच्छी रहती है, तो उससे भी इंप्रेस होते हैं, बट ये थोड़ी जो चीजें होती है ना, वो बोनस का काम कर देती हैं, ठीक है। और तीसरी चीज ये थी कि मैं ये सोचता था कि भाई हाई पेइंग क्लाइंट को पाने के लिए ना हमको कुछ अलग ही करना होगा। भाई हमें बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हम अपनी स्किल को बहुत कुछ नेक्स्ट लेवल पर ले जाना पड़ेगा, कुछ अलग ही करना पड़ेगा, सोशल मीडिया पर ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नथिंग, ये मेरा वहां से बिल्कुल ब्रेक हो गया। ये हाई पेइंग क्लाइंट था और मुझे कैसे मिला था वो समझ सकते हो। जस्ट आपको अपने वर्क पर फोकस करते रहना है और अपने आपसे बिल्कुल ऑनेस्ट बने रहना है। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आप एक हाई पेइंग क्लाइंट तक पहुंच जाओगे, जो आपके लिए गेम चेंजर होगा आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी के लिए, जैसे मेरे लिए। तो बस यही थी मेरी एक हाई पेइंग क्लाइंट की छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको इस वीडियो से, इस स्टोरी से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल बनाइए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।